गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 12th मतलब 12 जुलाई है ना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछे जाएंगे। ठीक है। और मेंस का प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके मन में प्रश्न हो रहा है, एक चीज और छोटा सा ब्रीफिंग दे देते हैं आपको। ये न्यूज़पेपर उनके लिए है जिनको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उनको समझ में दिक्कत आता है। दूसरा क्या है, जो नए लोग हैं, जो नए नए अभी तैयारी शुरू की है, उनको करंट अफेयर समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, तो उनके लिए लाभदायक है। और किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें करंट अफेयर लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या आप चाहते हैं उसको 30 से 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करना, तो ये न्यूज़पेपर आपके लिए। ठीक है। एक और अपील करना चाहेंगे आपसे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना रिएक्शन दर्ज करें, या आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे अपना फीडबैक देना है, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें जो है अगला दिन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कल मैंने अपील किया तो कुछ लोगों ने फीडबैक दिया जिसको हम लोग जो है देखे। और आपको बता दें कि जो रेगुलर जो यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो अपना फीडबैक देते रहते हैं, तो उनको जो है ना मेंस के प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय को बर्बाद किए बिना। पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पूर्व प्रधान न्यायाधीश, ठीक है, का मीटिंग चल रहा था। यहाँ पे क्या चीज को लेकर मीटिंग चल रहा है, तो एक साथ जो चुनाव होना है लोकसभा का और विधानसभा का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट मेंस में और आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा भी गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपीपीसी से पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए किन किन आर्टिकल, मतलब कौन कौन सा संविधान के जो प्रावधान है संशोधन करना होगा। तो उसमें 82 आ रहा है, 172 आ रहा था, ठीक है, बहुत सारे प्रावधान को, मतलब 4 से 5 आर्टिकल को चेंज करना था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया। दूसरा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, अभी 70 का हुआ था बीपीएससी मेंस, वहां पर पूछ लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या फायदे क्या नुकसान होगा, लोकतंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करता है। ध्यान रखिएगा। जो पूर्व न्यायाधीश है ना, उन्होंने कहा कि एक साथ अगर इलेक्शन करवाते हैं तो ये जो है ना, जो संविधान का जो मूल संरचना है, जो मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा। लोग आरोप लगा रहे थे, विपक्ष में बोल रहे थे कि एक साथ इलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। इसके फायदे और नुकसान हम लोग बात करेंगे आगे। जैसे कि एक साथ अगर इलेक्शन होता है तो उसके फायदे क्या होगा, समय का बचत होगा, संसाधनों का बचत होगा, जो बल है हमारा, फोर्स है, उन पे जो दबाव होता है उस पे कमी आएगा। ठीक है, इस तरह के फायदे यहाँ पे गिनाए गए हैं। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे हमारी जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अभी वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो अजीत डोभाल जी। ध्यान रखिएगा इनका नाम। अभी जो है ना एक सम्मेलन हो रहा था, संबोधन हो रहा था आईआईटी मद्रास में, तो वहां पे कहा गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जो सेना है, हमारी जो सेना है, उनका नुकसान हुआ है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप लोग हमें कुछ प्रूफ दिखाइए, कुछ फोटो दिखाइए, क्योंकि हमने जो टारगेट किया था 9 जगहों पे, पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर वाला, तो हमने वहां पे हिट किया और उसका प्रूफ आपको वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ तो आप लोग प्रूफ दिखाइए। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट किया गया, 7 मई, डेट याद रखिएगा, 7 मई को स्टार्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करना है। साथ ही मेंस के लिए आपको यहाँ से टॉपिक मिल गया। यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो युद्ध हो रहा है, वर्तमान का जो युद्ध है और तकनीक है, उसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, इस पे प्रकाश डाले। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर बता दें, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, किया ना, और उसमें जो तकनीक भारत ने यूज किया, उसमें स्वदेशी तकनीक का भी यूज किया भारत ने। भारत ने यहाँ पे जोर दिया कि जितने भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है भारत का, जैसे से अभी जो है ना, मान लीजिए डिफेंस के लिए हमको 100% जो है ना इक्विपमेंट चाहिए, तो 70% जो है भारत खुद जो है ना जनरेट कर ले रहा है। 30% के लिए बाहर के देशों पे निर्भर है, जैसे रसिया, इजराइल, अमेरिका, इन तमाम देश। लेकिन भारत क्या जो है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बताना चाहा है भारत ने कि भारत को अब अपनी युद्ध की जो सामग्री है, इक्विपमेंट है, वो खुद से जनरेट करेगा। ध्यान रखिएगा। और भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत की जो टेक्निक है, जो एकीकृत हवाई नियंत्रण जो प्रणाली है भारत का, ये सब
भारत ने टेस्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और सक्सेसफुल रहा। आपने न्यूज़ में भी सुना था कि भारत का जो मिसाइल है, वो पाकिस्तान के इंटर जाके वहाँ पे हमला हुआ है। साथ ही आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है चाइना, 70 से 80% जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान का, वो चाइना का है और चाइना की मिसाइल को भारत ने मार गिराया। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, जो उनको समर्थन करते हैं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन तमाम देशों के विरुद्ध भी इसको आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ से मेंस का टॉपिक आपको मिल गया ना, युद्ध और तकनीक में क्या संबंध है और वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में आप इस पे चर्चा करें। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ लिखना है। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन होगा? ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इसका स्याह गोश। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, स्याह गोश। ये पहले दुर्लभ था, दिख नहीं रहा था जंगलों में, भारत के जंगलों में। लेकिन अब जो है ना, मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर अभयारण्य है ना, गांधी सागर अभयारण्य, वहां पर ये देखा गया है। तो ये जो भारत का जो वनों के प्रबंधन को लेकर, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उसी का सकारात्मक परिणाम है कि जो दुर्लभ जीव जंतु थे, वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर वन जीव इस प्रकार के अगर देखे जाते हैं, तो हमारी जैव विविधता के लिए क्या है, सकारात्मक चीज है। ये भी याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हुआ। जो कैमरा ट्रैप है, ये भी तो टेक्नोलॉजी है ना। तो टेक्नोलॉजी का यूज वन जीव के संरक्षण में और पेड़ पौधों के संरक्षण में भी किया जाता है। याद रखेंगे आप। अब देखोगे गांधी सागर जो अभयारण्य है, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। अभी न्यूज में कुछ दिन पहले भी आया था। क्यों आया था? कि जो चीता है ना, चीता जो नाम्बिया से और साउथ अफ्रीका से हम लोग लेके आए हैं, उसको अब हम लोग गांधी सागर अभयारण्य में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि उनको बेहतर अनुकूल माहौल मिल सके। ये जितना भी फैक्ट हमने बात किया ना, सबको याद रखिएगा। सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाएगा। कुल्लू नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट है ना, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया, ताकि आप इन तमाम, ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे यमुना नदी के बारे में बात किया गया। आपको पता है ना, कल भी मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो छोटी नदियां होती है, वो जो है ना, उसको नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है नुकसान? अत्यधिक दोहन के कारण, अतिक्रमण के कारण, प्रदूषण के कारण, और नदियां का जो है ना, जीवन संकट में आ रहा है। और आपको पता है ना, जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटी नदियां से क्या भरता है, बड़ा नदी बनता है। तो छोटे नदी का भी हमको प्रिजर्वेशन करना होगा ना, संरक्षण करना होगा ना। उसी पे कल आर्टिकल दिया हुआ था। आज ही यमुना नदी, यमुना नदी में प्रॉब्लम क्या है? अत्यधिक रेत खनन, अतिक्रमण, जो इंडस्ट्री है उसके जो अपशिष्ट है वो नदियों में छोड़ा जाता है। इस कारण से यमुना का नदी जो है क्या है, प्रदूषित हो गया है। यहाँ पे आप देखो कि यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहती है। ये भी याद रखिएगा। नदियों के पुनर्जीवन के लिए कौन कौन सा योजना भारत ने चला रखा है? तो आप यहाँ पर बात करोगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में बात करोगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है यहाँ पे संख्या बढ़ाया गया है, ठीक है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है नदियों के संरक्षण, सर्वे करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। ये सब जो है ना, आप उपाय लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी जो छोटी नदियों का जो संकट है, उससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सा योजना या कौन से प्रयास कर रही है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में आप चर्चा कर दें, ड्रोन तकनीक के बारे में चर्चा कर दें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में वहां पे चर्चा कर दें, जागरूकता के बारे में चर्चा कर दें, कैंपेन के बारे में चर्चा कर दें, कुछ अगर समझ में नहीं आता, ये सब जो है ना, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीसा कानून के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तरफ कानून दे देगा, दूसरी तरफ उसका ईयर दे देगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दें, अभी जो है ना, अभी हाल के वर्षों में आप देखोगे ना, तो जो इमरजेंसी लगा था 1975 में, आप डेट याद रखिए 25 जून, उसको लेकर जो है ना, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार जो वर्तमान, मतलब उस वक्त की जो सत्ता थी, तो सत्ता में कायम रहने के लिए जो लोगों के अधिकार थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट थे, मानवाधिकार थे, सबको जो है ना ताक पे रख दिया गया। इसलिए लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है कि अम, हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो संविधान के अनुसार चले, और संविधान में जो भी दायित्व दिया गया है सभी बॉडी को, वो उसके अनुसार चले। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अशांति के मुद्दों से निपटने के लिए 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने मीसा कानून लाया था। ध्यान रखिएगा। तो मीसा कानून क्या है? तो इसी की कानून के तहत जो ना, जितने भी कार्यकर्ता थे उस वक्त, जो सत्ता के विपक्ष में थे, जो सत्ता को हटाना चाहते थे, क्योंकि वो लोग मानवाधिकार का उल्लंघन, नागरिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे,
तो उसको जो है ना अरेस्ट कर लिया गया था मीसा कानून के तहत। इसलिए वर्तमान गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस वक़्त की जो कार्रवाई हुआ था, इस एक्ट के माध्यम से सारे रिकॉर्ड को खंगाल रही है और लोगों के जो पब्लिक के डोमेन में रखा जाएगा, ताकि लोग समझ सकें। ये क्या है? देखिए, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है ना, माफ़ कीजिएगा, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, उन्होंने कहा ना कि हर साल लगभग 8 लाख लोग 8 लाख लोग मर जाते हैं। क्यों? अकेलापन के कारण। अभी आपने देख रहा ना, जीवन इतना व्यस्त हो गया है ना, लोगों के पास समय नहीं है कि लोग अपने परिवार से, अपने लोगों से बात कर सकें। बहुत मुश्किल हुआ तो रात में कॉल कर लिए, मैसेज कर दिया हाय हेलो करके, यहाँ पे वो चीज़ कट गए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात किया गया है कि अकेलापन और ये जो जीवन की जो भाग-दौड़ है, इसमें ठहराव आना चाहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा व्यस्त रहने से क्या होता है, युवाओं को प्रभावित करता है। युवाओं के सोचने का जो क्षमता है, उनकी जो शांति है, उसको भंग करता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बात किया गया है कि सोशल मीडिया जो है एक संवाद का माध्यम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे संवाद हो ही नहीं रहा है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इसको। ये आर्टिकल है यहाँ पे रोजगार को लेकर, और पूरा का पूरा आर्टिकल पता है किस पे केंद्रित है? मनरेगा पे केंद्रित है। और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीसीएस ने पूछा, बीपीएससी ने पूछा। सबसे पहला यूपीएससी ने क्या पूछा था पता है? कि मनरेगा जो है ना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या दिया था वहाँ पे? रोजगार मंत्रालय। नहीं, वो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में क्यों आ गया है? अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि मनरेगा का जो आवंटन जो राशि है, वो ढंग से खर्च नहीं हो पाता है। उसमें जो है ना, लापरवाही देखा जाता है। इस कारण से केंद्र जो है ना, इस चीज़ को नियंत्रण करना चाहती है कि जो ज़रूरत है, उसी के हिसाब से फंड को खर्च किया जाए। खैर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं? मनरेगा का उद्देश्य क्या है? इस पे चर्चा करें। तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं ना हाइलाइट, ये तीनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि मनरेगा है क्या? आपको बता दें, यहाँ पे 100 दिन का रोज़गार आपको मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको मिलेगा। अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे प्रमुख प्रावधान क्या है? तो यहाँ पे अनुग्रह राशि के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे 100 दिन का रोज़गार के बारे में बात किया गया है। आपको 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो एक्स्ट्रा आपको मनी दिया जाएगा। तो ये सब जो है चीज़ लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आपने कोविड के दौरान देखा था, लोग शहरों से गाँव की तरफ आ रहे थे। तो उस वक़्त जो है लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए ना, तो ये मनरेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही आप याद रखिए, जो प्लान है, ग्रामीण इलाकों में प्लान है, उसको रोकने में, फिर यहाँ पे अकुशल श्रमिकों को रोज़गार देने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में, ग्रामीण लोगों की जो परचेज़िंग पावर है उसको बढ़ावा देने में, साथ ही जो गाँव ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो भेद है, जो असमानता है उसको कम करने में महत्वपूर्ण, साथ ही जो परिसंपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है गाँव में सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो ऐसे पढ़ना है चीज़ों को। पूरा आप पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको तोड़-तोड़ के पढ़िएगा तो समझ में आने लगेगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? कल मैंने अपील किया था तो कुछ लोगों ने किया है, मैं उसको पर्सनली देख रहा हूँ। और अगर आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा तो आप लोगों को मेंस का जो पीडीएफ आपने देखा होगा, शॉर्ट्स बना के हमने वहाँ पे अपलोड किया है। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर कंटेंट आपको पसंद आएगा ना तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? हालाँकि वो तो पेड वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग का जो प्रयास रहेगा, आपका जो समर्पण रहेगा हमारे चैनल के प्रति, तो आपको ऐड कर देंगे हम। और आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप यूपी पीसीएस का दे रहे हो, चाहे बिहार का दे रहे हो, चाहे अन्य राज्य का दे रहे हो, ठीक है? तो आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे टू द पॉइंट बात किया गया है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा कि आधा घंटा में आपको क्वेश्चन लिखना है। आपको 5 मिनट में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी लिखना होगा। क्लियर है? आत्म छवि पर चोट, कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया है सोशल मीडिया का, ठीक है? सोशल मीडिया का जो यूज़ है, लोगों को जोड़ने का काम है, ठीक है? उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने का काम है। लेकिन अगर आप उसका सावधानी से, समझदारी से यूज़ करते हैं तब। लेकिन आपने देखा है ना, अननेसेसरी जो ना सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है सोशल मीडिया में दिया जा रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन, आपकी रचनात्मक जो शक्ति है, नाश होना, आपका कंसंट्रेशन पावर है, डिस्टर्बेंस होना, लोगों से कटाव, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो हमें रखना क्या है? हमें रखना है जागरूक, कि सोशल मीडिया का यूज़ करना है, लेकिन उतना ही जितना कि ज़रूरत है।
ये नहीं कि पूरा टाइम अगर बेड पे सो रहे हैं तो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगे, पढ़ने बैठे हैं तो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगे। ये हम तो बोल रहे हैं ना, हम भी कभी-कभी जो है इस तरह से चीज़ों को हम भी कभी शिकार हो जाते हैं। हम भी कभी-कभी सोशल मीडिया इतना देखने लग जाते हैं कि दिमाग ही नहीं काम करता है। हम बोले नहीं, इसको स्टॉप करना होगा। तुरंत माइंड माइंड को जो है ना कंट्रोल कीजिएगा। फ़ोन को एकदम दूर कर दीजिए वहाँ से। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे अंधविश्वास की जड़ें। कुल मिलाकर आपने देखा बिहार में 2 समस्या अभी देखने को मिल रहा है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था, दूसरा क्या अंधविश्वास। आपने पूर्णिया में वो घटना देखा कि डाइन बिसाही का जो मामला था, एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया ग्रामीण इलाकों के द्वारा। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था का जो है ना प्रश्न चिन्ह उठ गया। यहाँ पे पुलिस नाम का कोई चीज़ नहीं है क्या? जागरूकता नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? मोरल नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हर राज्य की अपना-अपना प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बिहार में भी अभी लॉ एंड ऑर्डर और डायन बिसाही, फिर आप देखोगे बेरोज़गारी, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ समस्या ध्यान रखिएगा। बाढ़, सूखा आते रहता है। यहाँ पर बात करेंगे पक्ष-विपक्ष में। आपको पता है ना बिहार में शराबबंदी है, ठीक है? क्या है? शराब पूरी तरह से बंदी है। अप्रैल 2016 में इसको जो है ना लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा से। डेट याद रखिएगा कि बिहार में शराब जो है ना कब जो है प्रतिबंध किया गया था अप्रैल 2016। लेकिन आपको बता दें जो प्रतिबंध हुआ था 2016 उससे पहले का जो मार्केट था दारू मतलब शराब का वो 10,000 करोड़ का था। कितना का था? 10,000 करोड़ का था। तो सरकार को रेवेन्यू कितना मिलता था? 4,000 करोड़, ठीक है? अभी बंद होने के बावजूद अवैध तरीके से कितना का मार्केट पता है? 40,000 करोड़ का मार्केट है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलता है? शून्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सामंत व्यवस्था चल रहा है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है। यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पे क्या है? धर्म संकट। कुल मिलाकर आपको बता दें शराबबंदी से 2 चीज़ फायदा हुआ है। एक तो हिंसा कम हुआ है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा था उसमें कमी देखा गया है। जो नारी का उत्पीड़न होता था वो उसमें कमी देखा गया है। महिलाएँ यहाँ पे सशक्त हुई है। जो पुरुष पहले शराब से ग्रसित हुआ करते थे, वो लोग अब कामकाजी कर रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये सब सकारात्मक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मेंस एंड सोसाइटी में बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये और ये कांग्रेस के नेता हैं ये, ठीक है? तो जब ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो 2 चीज़ अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। प्रियम्बल में 2 शब्द हैं, एक है धर्मनिरपेक्ष जिसको सेकुलर बोलते हैं, एक है सोशलिस्ट। इस शब्द को लेकर काफ़ी जो है पक्ष और विपक्ष में अ, विवाद देखने को मिल रहा है। पक्ष वाले बोल रहे हैं, ये जो वर्ड है ना सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये संविधान में शुरू से नहीं था। इसको 1975 जब इमरजेंसी देश में लगा था ना, तब की स्थितियों के अनुसार इसमें चेंज किया गया था, ठीक है? लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, विपक्ष वाले, ये जो वर्ड है ना, ये संविधान का उल्लंघन है, यहाँ पे नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर यहाँ पे संशोधन होता है तो। खैर, ये तो हम लोग देखेंगे हमारी जो सरकार कैसे काम करती है। लेकिन ये जो वर्ड है ना धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, यहाँ से बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस ने बहुत बार पूछा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको चेंजेस किया गया था? 42 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संविधान का मूल ढांचे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए संविधान में मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, किस केस के कारण जो है इसको लागू किया गया था? तो केशवानंद भारती का केस सुने हैं 1973 वाला? 1973 वाला? उसी के तहत जो है ना संविधान के मूल ढांचे को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। आपको बता दें अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रहा है। तो 82 जो धारा है ना, अभी 129 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ताकि हम जो महत्वपूर्ण जो है प्रावधानों को संशोधित किया जा सके, ताकि उसको लागू कर सके। तो 82 को याद रखिएगा, विधानसभा चुनाव कराने को लेकर है। 83 याद रखिएगा, यहाँ पे 5 साल का जो कार्यकाल है उससे जुड़ा हुआ है। और 129 जो बिल है उसको याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने ये आर्टिकल को आपके सामने रखा। ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, यूपीपीसीएस, बीपीएससी ने बार-बार पूछता है इस टॉपिक को। आपको बता दें यहाँ पे, इसमें जो कौन-कौन सा कारक शामिल होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो आपको बता दें यहाँ पे, इसमें रहता है गोल्ड, इसमें रहता है फॉरेन करेंसी एसेट, इसमें रहता है आपका एसडीआर बॉक्स, स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है वो रहता है। ये चारों चीज़ शामिल रहता है। सबसे अधिक कौन-सा रहता है? ये वाला। सेकंड पे गोल्ड,
थर्ड पे क्या हो जाएगा, IMF के पास जो रिजर्व है भारत का, उसके बाद SDR, ये चारों का फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है। आरक्षित भंडार IMF के पास, हाँ, थर्ड नंबर पे SDR आता है, ओके, हाँ। और ये हो गया, तो इस टाइप का याद रखिएगा। और अभी भारत के पास कितना फॉरेन रिजर्व है, तो लगभग 700 अरब डॉलर का है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए हमारे जो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री है ना, वो बार-बार सुर्खियों में आ रहे हैं। और आपको बता दें भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, कपास का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है? गुजरात में होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और पूरे भारत के पूरे विश्व में बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना या भारत में? आपको यहाँ पे जवाब देना है इसका। पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछेंगे हर टॉपिक में। ये है कि कपास का पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। जवाब सही रहेगा, आप लोग मेंस का पेड ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, ठीक है? और यहाँ पे बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन में बीटी का फुल फॉर्म क्या है इसका बताइएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी कपास प्रोडक्शन को लेकर भारत के सामने 2 समस्या है, मेंस में पूछ सकता है आपको कि कपास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत के पास क्या-क्या चैलेंजेस है। पहला क्या है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, किसान के पास जागरूकता का अभाव है। यहाँ पे किसान के पास अत्याधुनिक जो तकनीक होना चाहिए कपास को प्रोडक्शन में, वो भी नहीं है भारत के पास। और बीटी कॉटन जो है यहाँ पे, उसमें विषाणुओं का जो है ना अटैक हो जा रहा है, तो ये भी चैलेंजेस बना हुआ है। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला कि पूरे विश्व में कपास का प्रोडक्शन कहाँ होता है, और दूसरा क्या है, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू ऐसे ही रहिएगा आप लोग। थर्ड क्या है यहाँ पे, अभी आपने देखा, ये है कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये है कनाडा के प्रधानमंत्री, ठीक है? जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो फेंटानॉयल, ये शब्द देख रहे हैं ना, फेंटानॉयल, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सुर्खियों में रहा फेंटानॉयल शब्द किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट चेंज, बिटकॉइन, AI या मादक पदार्थ? तो आपको बता दें फेंटानॉल जो है ना, मादक जो है ना पदार्थ है, ठीक है? इसका जो है यूज़ होता है नशा करने के लिए। तो इसको लेकर यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच में विवाद है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? मार्क केकानी। और यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, स्टारमर, ये दोनों किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? क्योंकि अभी जो वन डे एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे हुआ था, ठीक है? उसके बाद आपने देखा बिहार का जो बिजली वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सब बहुत पूछ रहा है कि जो नेता हैं, वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीपीएससी ने भी पिछले बार 69 में या 70 में पूछ लिया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को जवाब देना है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, वो किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, वो किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। आपको बता दें जो है डोनाल्ड ट्रम्प, वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो आप लोग को जवाब देना है कनाडा के और ब्रिटेन के। जवाब सही दीजिएगा, तो आप लोग को वहाँ पे ग्रुप में ऐड करेंगे। ये है हमारा मेंस जो प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है? और ये मेंस किन लोगों को फ़ायदा होगा? उन लोगों को फ़ायदा होगा जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, उनको हेल्प करेगा। कामकाजी लोगों को, जिनके पास समय का बहुत अभाव होता है, अर्थात उनके पास जो बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे, तो उनको हेल्प करेगा ये, ठीक है? जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको लिख देते हैं, 9430357042, ठीक है? यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इज़राइल को ध्यान रखिएगा, किन-किन कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछता है बार-बार। मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन-कौन सा सीमा लगता है, उसको ध्यान रखिएगा। वेस्ट बैंक और गाज़ा का नॉर्थ साउथ जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। कच्चा तीवू ऐप जो है यहाँ पे आइलैंड, उसके बारे में पूछता है। श्रीलंका और भारत के बीच में विवादित है अभी। यहाँ पे जो पहाड़ है साउथ वाले, नीलगिरी, टोडाबेटा, अनाईमुड्डी, कार्डमम पूछता है बार-बार। गोदावरी, भीमा, कृष्णा के बारे में पूछ लेता है। ये काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इंडस अभी न्यूज़ में चला था, तो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सतलज नदी जो है ना, ये बिना किसी से मिले हुए डायरेक्ट सिंधु में मिलता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे डाफला हिल्स याद रखिएगा, मेहरी हिल्स याद रखिएगा, यहाँ पर केटू है, फिर यहाँ पे कामेत है, उसके बाद आप देखोगे नंदा देवी है यहाँ पे, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है। फिर यहाँ पे अरावली है, फिर यहाँ पे सतपुरा है, फिर यहाँ पे सतमाला है, फिर यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये चारों का सीक्वेंस याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो किस-किस राज्यों से पास करता है, उसको ध्यान रखिएगा, बार-बार पूछता है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से अपील कर रहे हैं, आप लोग अपना जो है ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपने दिया था, मैंने पढ़ा उसको, मैंने देखा, ठीक है? अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी ऐसे ही दीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।